हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में अपन AIPMT 2004 के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री का पेपर है। लेंथेनॉइड क्या होता है? वैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से समझाया था कि जब अपन पीरियोडिक टेबल इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे 57 से लेकर के 57 से लेकर के अब और 89 पर, यहाँ पर एक 57 के जस्ट बाद में एक पूरा 14 एलिमेंट्स का ग्रुप आता है, उसको लेंथेनॉइड बोलते हैं। और 89 के बाद में एक पूरा 14 एलिमेंट्स का ग्रुप आता है, उसे एक्टिनॉइड बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ आपको इतनी लंबी सी दिख रही है ना, ठीक है, जो इतनी लंबी सी दिख रही है वो यहाँ पे नहीं है, अलग से नहीं होती पीरियोडिक टेबल में, अलग से बिल्कुल नहीं होती है। वो यहाँ पे इसके अंदर में ऐसे पेस्ट होती है। ये जैसे थी, इसको इतना छोटा करो, इतना छोटा करो और इतना छोटा करो कि हाथ में भी ना आए। फिर इसको इतना छोटा करके इसके अंदर में डाल दो, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ। जैसे ये मैंने डन कैसे कर दी, यहाँ पे है ये रियल में 14 के 14 एलिमेंट। देखो 57 के बाद 58, 59, 50, 60, 71, 70, फिर यहाँ तक इतने ये 71, 14 एलिमेंट्स यहाँ रहते हैं। तो इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। और लेंथेनॉइड्स आपके होते हैं DF ब्लॉक में, थर्ड पीरियड में। कौन से में? थर्ड ग्रुप की बात करें तो थर्ड ग्रुप में होते हैं। ओके, कौन से ग्रुप में होते हैं? थर्ड ग्रुप में होते हैं। और पीरियड की बात करोगे तो 6 में है। एक्टिनॉइड की बात करोगे 7th पीरियड और थर्ड ग्रुप। और थर्ड में भी अगर आप स्पेसिफिक बोलोगे तो थर्ड A बोलना पड़ेगा। ओके, तो लेंथेनॉइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 58 से लेकर के 71 तक। याद करना, लेंथेनम जो है 57 वाला, वो लेंथेनॉइड नहीं है, वो D ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, तो आंसर क्या जाएगा? 14 एलिमेंट्स होंगे और 6th पीरियड के होंगे और 58 से लेकर के 71 तक होंगे। अब लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन 4f में फिल होते हैं और एक्टिनॉइड में इलेक्ट्रॉन 5f में फिल होते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन। ओके, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है डज नॉट हैव मेटल कार्बोनल कार्बन बॉन्ड। मेटल कार्बोनल बॉन्ड मिलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। OMG नहीं है, ये OMC है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करो तो यहाँ पे इसमें अगर देखोगे ना तो मैग्नीशियम से एक साइड तो Br जुड़ा होगा, ठीक है, और एक साइड जुड़ा होगा C2H5। तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये है। ओके, इसमें अगर NiCO4 में देखोगे तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को अपन ने 3 पार्ट में बांटा, एक सिग्मा वाले, एक पाई वाले, एक सिग्मा एंड पाई वाले दोनों। जिसमें भी कार्बोनिल आएगा वो सिग्मा एंड पाई होगा। तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। और इसमें भी देखो, ये ईटा वाला, जिसमें ईटा आ जाए वो पाई वाला हो जाएगा। तो ये वाला आपका पाई बॉन्डेड हो गया। ये तीनों के तीनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे ना तो एल्यूमिनियम से ऐसे जुड़ा है, ऑक्सीजन फिर C2H5, 3 बॉन्ड है, बट तीनों ऐसे जुड़े OC2H5। क्या कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है? क्या नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन और मेटल के बीच में बॉन्ड है। तो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन वाला। आया समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट प्रोटीन हीमोग्लोबिन दैट। हाँ, हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन में एक पोरफायरिन रिंग होती है और 4 उसमें पेप्टाइड चेन होती है, और हर चेन के बाद साथ में एक ऑक्सीजन कनेक्ट होकर के जाता है। तो ये ब्लड के लिए, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, मतलब अपनी सेल्स के पास में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, DNA का सीक्वेंस देखोगे न्यूक्लियोटाइड्स का, तो उसमें कितने मतलब जो होंगे ना कि जैसे UUG, कितने अमीनो एसिड मिल करके एक कोडॉन बनाएंगे। तो जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है, आपको पता ही है। तो वो 3 अमीनो एसिड मिल करके एक RNA का मैसेंजर या मैसेज या फिर कोड या कोडॉन बनाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, द हार्मोन दैट हेल्प्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। हार्मोन तो अभी उस चैप्टर में था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, बायोलॉजी में भी है। इंसुलिन क्या करता है आपको पता है? 2 चीज़ें होती है, एक होती है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है जिससे डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। बट इसके अपोजिट एक हार्मोन होता है जो इसका एंटागोनिस्ट काम करता है। एंटागोनिस्ट मतलब है कि तू ऊपर ले जाएगा तो मैं नीचे लाऊंगा। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को मिनिमाइज करता है,
वो क्या कैसे करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ओके अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी से फिर से, एंटी कैंसर स्पीसीज। जब आप कैंसर की बात करते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बोलता है सिस्प्लेटिन, जो एक ड्रग्स होती हैं, ठीक है। आप बोलोगे, अब देखो कैंसर में आपको पता है कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी मतलब कि केमिकल्स के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करते हैं, पता है। तो जब केमिकल के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारी ग्रुप ऑफ ड्रग आती है, इसमें से एक होती है आपके पास में सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन में सिस मतलब कि दोनों NH3 एक साइड में होने चाहिए और Cl एक तरफ होने चाहिए। तो सिस्प्लेटिन एक तरह से GI शो करती है। सिस कहने का मतलब है सिस और ट्रांस वाली ज्योमेट्री दिखाएगा। ओके सेकंड ऑप्शन, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और अभी 2015 या 16 में भी आया हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो चुके हैं। ओके अगला क्वेश्चन है, इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HS की इतनी है, BR की इतनी है, HBr की इतनी है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है और HBr की इतनी है, तो आपसे पूछ रहा है डेल्टा H0O कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, आप करोगे इसमें क्या करोगे, सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे। पहले H2 का लिखोगे, कितनी है 433 प्लस बॉन्ड डेल्टा H पूछा है, तो फिर आप करेंगे डेल्टा H बराबर डेल्टा ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ओके चलिए प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट तो एक ही दिया है यहाँ पे HBr, कितना हो जाएगा 2 × 364 माइनस रिएक्टेंट का क्या क्या होगा, H2 का होगा और Br2 का होगा 433 और प्लस दोनों को 192 को जोड़ करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 2 5 और 9 और 3 12, 4 और 1 5 और 1 6। ओके रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही था। ओके तो आगे नेगेटिव लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 8 में से 5 गए 3 और 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 6 गया 1 और नेगेटिव का। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से जो एनवायरमेंटल इश्यू का है वो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन IO3 और XO3 आपस में आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, आपको याद भी रह गया होगा क्योंकि अपने में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा दिए हैं। वैसे अभी अपन आइसो स्ट्रक्चरल इसमें पूछा आइसो स्ट्रक्चरल कौन सा नहीं है, तो जिसकी है ना ABN L और M ये दोनों सेम आते हैं वो आपस में आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। जैसे इसका बात करें, इसको A बोल दिया आयोडीन को, ऑक्सीजन को B बोल दिया, 3 ऑक्सीजन है। लॉन पेयर कितने होंगे कैलकुलेट करते हैं। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खा गया, पीछे बच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 का 1 लॉन पेयर बन जाएगा। यहाँ पे भी AB3 लॉन पेयर कितने होंगे, जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 6 ऑक्सीजन खा गया, 2 बचे, 1 लॉन पेयर बन गया। तो ये दोनों फॉर्मूले बराबर आ रहे हैं, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, आइसो स्ट्रक्चरल होगा। इसकी बात करो AB4, अब अपन लॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं। लॉन पेयर अगर कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 एक्स्ट्रा आ गया, 4 हुए, 4 के 4 हाइड्रोजन खा गया, लॉन पेयर 0। इसका चेक करोगे AB4, इसके पास नाइट्रोजन के 5 थे, 1 पॉजिटिव आया, चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 के 4 हाइड्रोजन खा गया, लॉन पेयर 0। दोनों फॉर्मूले बराबर आ रहे हैं, आइसो स्ट्रक्चरल होगा। इसमें चेक करो AB6 लॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 एक्स्ट्रा आया, 6 हो गए, 6 के 6 फ्लोरीन खा गए, लॉन पेयर 0। इसमें सल्फर के पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 फ्लोरीन खा गया, लॉन पेयर 0। तो ये भी दोनों सेम है, आइसो स्ट्रक्चरल है। तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ वाला आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होगा। चेक कर लीजिए, सिलिकॉन के पास में कार्बन फैमिली से हैं, तो इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 फ्लोरीन खा गया, लॉन पेयर 0। इसके और SF फॉर्म में क्या होगा, सल्फर फैमिली है, सल्फर है ऑक्सीजन फैमिली का, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 फ्लोरीन खा गया, 1 लॉन पेयर। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। जब बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, तो यही फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। ओके अगला बोलता है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, रेट दे दिया आपने को, कितना दिया है 1.5 × 10⁻²। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यूनिट जरूर देखा करो, मोल पर लीटर पर मिनट है। ओके अगला है 0.5 कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ए की कंसेंट्रेशन मान लीजिए ए से प्रोडक्ट बन रहा था
फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो वो दे रखा है आपको 0.5, देन हाफ लाइफ कितनी होगी। तो पहले आप इससे क्या निकाल सकते हो, हाफ लाइफ तो आपको पता है, हाफ लाइफ होती है TH बराबर 0.693 अपॉन के निकालना पड़ेगा, के निकलेगा इन दोनों की हेल्प से। कैसे, आर बराबर होता है के इंटू ए की कंसेंट्रेशन होगा। तो आर तो आपको दे दिया है 1.5 इंटू 10⁻², और के अपने को फाइंड करना है, और ए दे दिया 0.5। तो के बराबर क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻² अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट हटेगा 15/5, 3 इंटू 10⁻²। अब हाफ लाइफ चाहिए, तो हाफ लाइफ हो जाएगी 0.693 अपॉन के, जो कि कितना है 3 इंटू 10⁻²। पहले पावर को ऊपर ले जाओ तो ये जाएगा 10⁻+2 जाएगी ऊपर जाती, फिर +2 यानी कि 100, सो मल्टीप्लाई करोगे 69.3 अपॉन 3, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो आपके पास में यहाँ पे भी जो यूनिट थी ना वो मिनट में थी, तो आंसर भी आपका क्या आएगा, मिनट में ही आएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी इसमें से पेप्टाइड स्ट्रक्चर है। तो पेप्टाइड के लिए आपको मैं याद करवा लूँ, पेप्टाइड के लिए आप याद रखना, इसमें ऐसा होता है NH होता है, मतलब या तो पेप्टाइड में क्या होता है, लिंकेज में NCC टाइप का बॉन्ड होगा, NCC होगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा। तो NCC आपको जहाँ मिल जाए कंटिन्यूअस, वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये एक मतलब आपके बायोमोलिकुल्स में भी आएगा, और यहाँ पे भी इस बायो में भी आता है और इसमें भी आता है। ओके, और एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन 2015 में रिपीट हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप मानो कि अभी आपको ऐसे डायरेक्ट 15 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, 2001 से क्वेश्चन करने हैं आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या बोल रहे हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल। देखो आप है ना ऑक्सीडाइज अगर किसी को करते हो, फिनॉल को इनको है ना आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेंगे ये, मतलब जो मतलब एक होता है एराइल और एक होता है एल्काइल। तो एराइल वाले को ऑप्शन को हटा दो, उनको आप कभी भी ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इसको देखोगे, आपको 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेन को, तो ये आएगा मैथ, एथ और प्रोप, और यहाँ है OH। इसका आप करोगे ऑक्सीडेशन, पढ़ते भी हैं ऑक्सीडेशन करते हुए, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले लिया, तो OH को किस में कन्वर्ट कर दोगे, डबल बॉन्ड O में, तो ये क्या बन गया, एसीटोन बन गया। तो जो अल्कोहल होते हैं आपको पता है, कॉपर 273 सबसे बेस्ट, आपका कॉपर 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होता है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो पढ़ा भी था आपने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले वाले में बोलता है अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है ना, तो इसमें डी ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे। तो अगर आपको बात करूँ DsP2 अगर हाइब्रिडाइजेशन देते, तो जो डी काम में आता है ना, वो आता है DX2Y2। और अगर आपको बोल दे sp3d हाइब्रिडेशन है, तो डी कौन सा होगा, DZ2 होगा, ठीक है। अगर बोले D2sp3 हो, तो डी कौन सा होगा, जो कि क्वेश्चन है अपना, तब होता है DX2Y2 और साथ में DZ2, ठीक है। अगर sp3d3 आ जाए तो क्या आएगा, तो आएगा DXY, DYZ और DZX। ये क्वेश्चन याद करना होता है, ठीक है। इसकी डिटेल में मतलब समझ भी सकते हैं, बट क्या समझना है इसको, इतना आप क्या 5 मिनट लगाओगे क्या क्वेश्चन में निकाल करके, नहीं निकालोगे। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो डी कौन सा काम में आ रहा है, D2sp3 है तो कौन सा डी काम में आ रहा है, तो ये याद होना चाहिए। ओके, और ये क्वेश्चन आता रहता है, रिपीट होता है। जितना मुझे पता है 2016 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वापस अपने सामने तो सारे क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगला फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन 4 से 1 में ट्रांजिस्ट कर, आपको पता है ना अपन स्पेक्ट्रम, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर खिसका देता हूँ पकड़ करके, ये इसका सम इससे रिलेटेड, ठीक है। आपने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम लाइन होती है हाइड्रोजन वाले में 1 2 3 4 5। आपको क्या हो रहा है, n बराबर 4 से 1 कोई है जो जंप कर रहा है n बराबर 1 में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलता है एनर्जी इसकी इतनी है,
मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आएगा ना तो एक एनर्जी होगी। भाई देखो, जब छोटे से बड़े में जाता है ऐसा होता है कि हो सकता है 1 से 4 में जाए, छोटे से बड़े में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्व करके जाएगा, बड़े से छोटे में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो यहाँ से एनर्जी आपकी होगी रिलीज़, क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी 4 से 1 में आ रहा है तो कितनी रिलीज़ हो रही है वो आपको डायरेक्ट दे रखी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ओके, अब आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो बहुत ईजी से फॉर्मूला होता है, ई बराबर एच न्यू। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ई में एच का डिवाइड कर दो, तो न्यू बराबर की हो जाए, क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन इसका जो एच दिया आपको 6.6 इंटू 10⁻34। ओके, 34 पावर में ऊपर जाएगा तो पावर में कितना सेटअप हो जाएगा आपका 18, वो कम 18 तो ये कम हो जाएंगे और आ जाएगा 10 की पावर 16। तो कितना आएगा 10 की पावर 16, ऑप्शन में 10 की पावर 15 है, तो आप क्या करोगे इसको कर दोगे 21.8 बट्टे 6 और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 15। हो गया ना, एडजस्ट हो गया। इधर इससे मतलब 10 उसमें से ले करके इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपको 6 से डिवाइड करना है, तो 3 बार जाएगा, 6 3 18, 3 इंटू 10 की पावर 15 आ गया आंसर। ओके, अगला है कैम्फर, यानी कि जो कपूर होता है उसको अपन लोग क्या करते हैं मॉलिक्यूलर, ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको अपन लोग मॉलिक्यूलर मास का मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब किसी अननोन कंपाउंड का, मान लो आपको कोई प्रोटीन दे दिया, कोई कार्बोहाइड्रेट दे दिया और उसको आपको पता करना है इसका कितना मॉलिक्यूलर वेट है, कितने डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट है, तो उसको यूज़ करने के लिए अपन लोग कपूर को काम में लेते हैं उस एक्सपेरिमेंट में। तो उसका रीज़न ये होता है कि उसका जो KF होता है ना वो काफ़ी हाई होता है। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज, अब बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए इसके लिए, या फिर डायरेक्ट याद रखो। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक कितने कायरल कार्बन है और एक अगर कायरल कार्बन होंगे तो उसके आइसोमर बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, तो वो कितने बनेंगे। तो यहाँ पे आपको, यहाँ मैंने एक बार लिख रखा है, शायद कहीं पे भी स्ट्रक्चर तो बना रखी मैंने, शायद नहीं बना रखी, ये तो बहुत दुखद बात है। वैसे 5 होते हैं उसमें, आप NCERT वाले स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो आपको पता लग जाएगा। हाँ ये रहे, यहाँ काउंट करवाता हूँ आपको, है ना, या इसी को यहाँ से बीटा डी ग्लूकोज था तो यहाँ इसको यहाँ से कॉपी करके ले जाते हैं अपन, कॉपी करके वहीं ले जाते हैं ऊपर ही। चलिए तो इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा मगअप कर देते हैं, यहाँ पे छोटा कर देते हैं अपन ताकि ये यहाँ आ जाए। ओके, आ गई, ठीक है। अब अपन पेन कर देते, पेन चेंज कर लेते हैं और यहाँ इसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने इसको पूछना है किरल कार्बन, ठीक है। इसमें ये तो बोल रहा है किरल कार्बन, किरल कार्बन किससे बोलते हैं, जिसकी 4 वैलेंसी अलग अलग हो। ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत सारे कर ही चुके। अगर आप इस 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन जो है ना वो कायरल कार्बन होते हैं। क्यों, इन 5 पे अगर आप वैलेंसी देखोगे तो पाँचों के पाँचों अलग अलग बॉन्ड बना कर रखे, मतलब जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ OH है, इधर का ग्रुप अलग है, इधर का ग्रुप अलग है कि नहीं है। तो ऐसे अगर आपके पास में अलग अलग ग्रुप होते हैं उसे कायरल ग्रुप बोलते हैं। छठा कार्बन ये है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर में 2 हाइड्रोजन है। क्या क्या है, एक तो नीचे बॉन्ड बना है, 2 इसके पास में हाइड्रोजन है और साथ में एक OH है। तो आप बताओ ये कायरल होगा क्या, नहीं होगा। CH2OH वाला कायरल नहीं होता है। बट बाकी टोटल कायरल कार्बन कितने हो गए, 5 कायरल कार्बन हो गए, ठीक है। अब पूछेगा कायरल कार्बन तो 5 हो गए, अब बोलेगा आइसोमर कितने बनेंगे, तो आइसोमर बनते 2 की पावर n, तो 2 की पावर 5 कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। ओके, 2 की पावर n-1 होता है तो 16 बन जाएंगे उसके। आइसोमर कितने बनेंगे, 16। मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया था, 2 की पावर n-1 यानी कि 16 आइसोमर बनेंगे इसके। अभी तो आप बस इतना ही याद रखो, इसमें 5 कायरल कार्बन होते हैं, वो आइसोमर वाला भी आगे दोबारा क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। मतलब कायरल कार्बन आपने चेक कर ली, कैसे चेक करते हैं याद करना है, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को कि सिर्फ वो CH2OH वाला कायरल नहीं होता है। अगला हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज्ड बाय,
ये एनसीईआरटी में हेलिकल स्ट्रक्चर्स दे रखी है और इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साफ लिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो है ना पेप्टाइड बॉन्ड है जो स्टेबल है, साफ एनसीईआरटी में मेंशन किया गया। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, कभी बोलेगा कि इसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं, ऐसा 2016 में क्वेश्चन आता है कि बीटा सीटेड या पता नहीं कौन सा था, उसमें कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। कौन सा बॉन्ड होना वो बात अलग है, स्टेबलाइज कौन कर रहा है वो बात अलग है, ठीक है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, डाइपेप्टाइड बॉन्ड भी होंगे, ईथर बॉन्ड भी में भी हो सकता है, बट स्टेबल कौन कर रहा है? यहाँ पे पूछा है स्टेबलाइज्ड बाई, तो आंसर जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन इसको स्टेबिलिटी देता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगला वाला, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, SN1 SN2 टाइप की रिएक्शन, SNR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको अपन SN1 और SN2 बोलते थे, याद है। और उसकी रिएक्टिविटी जब अपन ने जीओसी पढ़ी थी तब मैंने बताया था अच्छे से कि कौन कौन जो लोग हैं वो SN1 SN2 बिल्कुल नहीं देते हैं। तो आपको उसमें एक विनाइल, इसको विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। रीज़न क्या होता है? CH2, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, वहाँ तो एक्सप्लेन किया ही था, Cl। अब यहाँ पे क्या होता है, पाई, फिर ये सिग्मा और ये लॉन पेयर, इनके बीच में होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। आता पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, तो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाओगे आप, और जब ब्रेक ही नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे भैया कभी ब्रेक नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हो आप, लेकिन जो SN1 SN2 में जो रिएजेंट आते हैं ना, उनकी इतनी औकात नहीं होती, उनके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। तो बॉन्ड जब ब्रेक ही नहीं होगा तो क्या होगा, ये SN1 SN2 रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ओके। और बाकी वालों की रिएक्टिविटी तो आपको पता ही है, SN1 है तो क्या 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, और SN2 है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। बहुत डिटेल में बातें कर चुके हैं इसके बारे में GOC2 में, ओके। H2O इज डाईपोलर वेयर BeF2 इज नॉट। अब देखो H2O में क्या होता है, H2O की अगर अपन स्ट्रक्चर बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब पोलरिटी की बात करें तो पोलरिटी में ऐसा होता है, पोलरिटी का रीजन कि साइड एटम सेम हो, लॉन पेयर जीरो हो तो उसका म्यू जीरो होता है, बट इसमें लॉन पेयर जीरो नहीं है तो इसका म्यू जीरो नहीं होगा। जबकि BeF2 की बात करोगे आप तो बेरिलियम फ्लोरीन फ्लोरीन, इसके बेरिलियम के पास बेचारे के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो लॉन पेयर नहीं है, साइड एटम सेम और लॉन पेयर जीरो, तो इसका म्यू आएगा जीरो। और इसको, ये तो अपने सीखने का तरीका हो गया, लेकिन इसका म्यू जीरो क्यों है वो इसीलिए दिखाते हैं कि एक एरो म्यू का इधर जाएगा, एक एरो इधर जाएगा, तो ये लीनियर है। लीनियर बोलने का मतलब इनके बीच का एंगल 180 है, लीनियर है, तो म्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इनमें अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल नहीं होंगे, देखो होंगे क्या, नहीं होंगे। तो इसकी ज्योमेट्री से इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी H2O की, बेंट ज्योमेट्री होगी, बेंट बोल दो, वी शेप बोल दो, एंगुलर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, तीनों एक ही नाम है। और ये कैसा है, लीनियर है। तो लीनियर होने की वजह से BeF2 का म्यू तो जीरो है, और H2O क्या है, H2O आपका एंगुलर है। तो आंसर क्या जाएगा, H2 इज एंगुलर एंड BeF2 इज लीनियर। तो ज्योमेट्री से म्यू को एक्सप्लेन करते हैं, ये बात बता दूं मैं आपको, ओके। और निकालने का तरीका क्या है, शॉर्ट्स मतलब बोल देगा कौन से का पास म्यू है, किसके पास म्यू नहीं है, कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। तो आप देखना साइड एटम सेम, लॉन पेयर जीरो, तो म्यू जीरो, ओके। इतनी सी बात है, पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक का थर्ड लॉ पे आती है एंट्रोपी, और वो अभी सिलेबस से हटा दी गई है, तो आउट ऑफ सिलेबस। आयोनिक रेडियाई, अब आयोनिक रेडियाई के बारे में ये क्वेश्चन पहले भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो रेडियस जो होती है ना, वो माइनस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात बहुत बेसिक सा कॉमन फार्मूला है, तो आंसर कर लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जेड इफेक्टिव। और ये क्वेश्चन 1999 में भी आया था, अपन सॉल्व कर चुके, ओके। अगला क्वेश्चन, Cn माइनस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अपन ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, उसको याद भी किया था, आई बाहर सानिया कूल स्टाइल से, फिरोज छेड़ता है जलता है नाचता है इडियट, नहीं इनकी सुनता कोई। बहुत क्वेश्चन में अपन डिस्कस कर चुके हैं उसको, NCERT में लिखी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पे Cn जो होता है ना, नहीं इनकी सुनता कोई, लास्ट में ऐसा था ना, सुनता कोई, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, लास्ट वाले, स्टार्टिंग वाले वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड का काम होता है सिर्फ और सिर्फ मेटल को लॉन पेयर डोनेट करना, ठीक है। ये इतना स्ट्रांग है, लॉन पेयर डोनेट करते करते मेटल को बोलेगा चुपचाप बैठ जा, नहीं तेरे इलेक्ट्रॉन भी छीन लूंगा। तो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इसकी इतनी औकात है, ये दे रहा है, ये इसकी बड़प्पन है, ठीक है। मतलब इट कैन
एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल स्पीसीज, और उसको क्या बोलते हैं आप लोग, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हो, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हो आप। समझ में आई बात आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है H2 इज वीक फील्ड लिगेंड। बिल्कुल सही बात है, अपन आई बार सानिया में अपन उसमें याद करते थे वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ Mn कितना है, Mn है +2 में, +2 का Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d5 4s1 4s2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करोगे तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना आ जाएगा, 3d5। आप बोले भैया हमको तो याद नहीं रहता 3d5 4s2 डायरेक्ट। बिल्कुल, मैंने जब आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था, मैंने आपको जब डी ब्लॉक पढ़ाया था, तब साफ बोला था कि 3D वाले एलिमेंट 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो याद रखना ही रखना है, और बाकी वालों को मैंने ट्रिक से आपको याद रखाया था। 3D का तो हर जगह काम आता है, कितने सारे क्वेश्चन में काम आएगा, तो कब तक आप भागते चलोगे इनसे? तो याद करो आज ही बैठ करके, जा करके देख लो मेरे शॉर्ट्स में वीडियो पढ़ाएं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, या डी ब्लॉक वाले चैप्टर में जाके देख लो प्ले लिस्ट में या फिर वीडियो लिस्ट में। तो Mn+2 है, 3d5 हो गया, ओके कोई बात नहीं। अब अपन में पास में पता ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ लिखना था, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो अपन बात करते हैं किसकी, CFT की। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल यहाँ बनाएंगे जिसका नाम होगा T2G, 2 ऑर्बिटल ऊपर बनाएंगे जिसका नाम होगा EG। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं। वीक फील्ड लिगेंड 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी, सीधा ऊपर जाएगा 4 और 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, n बराबर 5। ओके, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये क्वेश्चन भी 2015 में रिपीट हुआ है। तो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो आप, ऑलमोस्ट हर दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहा है। चलो अगला बात करते हैं। OH ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल, देखो RCH2OH, ये अल्कोहल है, इसका OH ग्रुप है। और द कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिप्लेस्ड बाई, या फिर RCOOH, इसको कैसे रिप्लेस करोगे भाई? इसकी दोनों की रिएक्शन दे रखा है, PCl5 के साथ में रिएक्शन करो तो आपको पता है OH हट जाता है और Cl लग जाता है, भले वो अल्कोहल का OH हो, भले कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हो। NCERT में दे रखा साफ साफ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और PCl3 भी हो सकता है, PCl5 या PCl3। क्या बनेगा यहाँ पे, RCH2Cl, ये क्या बनेगा, RCOCl। ओके, NCERT का प्योर NCERT चल रही है यहाँ तो। रिएक्शन ऑफ HBr विथ प्रोपीन, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, डिट्टो क्वेश्चन 2021 में आया है, 22 में या 23 में आया पक्का, श्योर है, आप पेपर उठा के देख लो। प्रोपीन मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवानी HBr के साथ में, और परऑक्साइड। ये रिएक्शन तो हर कोई याद होता है कि परऑक्साइड में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर HBr की रिएक्शन हो रही है तो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगता है, 1 डिग्री प्रोडक्ट बनता है, CH3 CH2 CH2 और Br, है कि नहीं है? तो क्या बना, N प्रोपाइल ब्रोमाइड बना है। बहुत आसान क्वेश्चन, और यही रिपीट हो रहा है। क्लोरोपिक्रीन कैसे बनाओगे, तो क्लोरोपिक्रीन बनाने का मेथड अब अपने सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन, एनिलीन व्हेन, ये देखो ये डबल सॉल्ट आ गया आपके पास में, कपलिंग रिएक्शन आ गई है। तो कपलिंग रिएक्शन तो आपको डायरेक्ट एनिलीन की रिएक्शन होती है, और उसके साथ में कोल्ड ट्रीटेड डाईमिथाइल एनिलीन, तो उसका क्या रिएक्शन होगा, तो कुछ भी नहीं करना होता, दोनों की स्ट्रक्चर बनाओ। एनिलीन मतलब होगा भाई बेंजीन, और बेंजीन के बाद में NH2। भैया NH2 बेंजीन को तो ऐसे खड़ा बनाते हैं, यहाँ ऑप्शन में उल्टे बना रखे हैं इसलिए बना रहा हूँ ऐसे। एनिलीन, और साथ में क्या है, डाईमिथाइल एनिलीन। डाईमिथाइल एनिलीन मतलब पहले एनिलीन बनाओ, और डाईमिथाइल मतलब पीछे N और 2 CH3 लगा दो। अब कुछ भी तो नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, सिंपल इनको जोड़ देना है, आपस में जोड़ ही देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। किधर से जोड़ोगे, इसको उल्टा कर देते हैं, चलो इसको घुमा के उल्टा करते हैं। नहीं होगी, कॉपी नहीं होगी, चलो इसको हटा ही देते हैं, हटा करके उल्टा बनाते हैं, क्योंकि रिएक्शन उस तरह से होगी ना जिधर से NH2 ग्रुप है, प्लस NH2 और ये। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इनको डायरेक्ट आपस में जोड़ दोगे तो आंसर क्या आएगा, सेकंड वाला। आसान तो क्वेश्चन था। ये बोलता है MX6 टाइप का मॉलिक्यूल है आपके पास में, तो उसके में 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने होंगे। ये देखो MX6 या MX6 मतलब कि MX6 बोला है, तो अगर लॉन पेयर 0, यहाँ लॉन पेयर मेंशन नहीं किए, SF6 में देखो ये MX6 टाइप का मॉलिक्यूल है।
एनसीईआरटी में दे रखा है, ऑक्टाहेड्रल होता है। इसके स्ट्रक्चर में अगर बनाने की कोशिश करूँ तो आपको पता है ये होगा M, और पहले 4 तो बनेंगे यहाँ पे, इनकी बात पहले भी मैं कर चुका हूँ, आपको पता है। तो ये x x x x, एक ऊपर x एक नीचे x, और ये बॉन्ड लेंथ 6 की 6 बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है इसमें, होती है कि नहीं होती है। अब 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने होंगे, एक तो ये बन रहा है देखो 180 मतलब सीधी खड़ी लाइन, एक ये लाइन बन रही है, एक ये लाइन बन रही है, तो कितने एंगल बने, 3 एंगल आपके पास में बनते हैं 180 डिग्री के। कितने, 3 बॉन्ड एंगल 180 के। अगर 180 के बॉन्ड कितने बने, 3 बने हैं। अब बताओ आप तो 90 के बॉन्ड एंगल कितने बनेंगे, 90 के बॉन्ड एंगल कितने बनेंगे। अब देखो आप इसको है ना हवा में थोड़ा सा आपको एज्यूम करना पड़ेगा। एक 4 बॉन्ड है ना, एक प्लेन में है, एक उसके ऊपर है, तो ऊपर वाला हर एक बॉन्ड के साथ में देखो, जैसे ये ऊपर वाला है, अभी यार ये तो पेन रेड करना पड़ेगा मुझे, ओके। ये 90, एक इसके साथ में 90, एक इसके साथ में 90, एक इसके साथ में 90, ऊपर वाला हर एक प्लेन के साथ में 90 का एंगल बनाएगा। तो कितने हो गए, ऊपर वाला प्लेन कितने बना दिया, 4 बना लिया। ऐसे कैसे नीचे वाला प्लेन भी 4 एंगल बना देगा। उसके बाद में अगर ये ऊपर वाला नहीं होता, नीचे वाला नहीं भी होता, तो क्या ये बॉन्ड एंगल 90 है, ये बॉन्ड एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो 4 प्लेन में 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 90 के एंगल कितने होंगे, 12। ओके, तो 80 का तो पूछ ही चुका है, 90 का पूछेगा तो आप 12 एंगल बोल देना। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ। चलो ब्रोमीन को देखो तो 0 से लेकर के कहाँ जा रही है, ब्रोमीन के बारे में बताना आपने को, ठीक है। तो यहाँ ब्रोमीन का अब जाएगा, अगर इसका +1 -2 +x, तो ये कहाँ चली गई है, बराबर 0, तो ये गई है +1 में, और यहाँ कितने में गई है, -1 में। तो अगर आप ब्रोमीन को देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। अगर इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। तो ब्रोमीन का अगर आप देखोगे 0 से +1 में गई ऑक्सीडेशन, 0 से -1 में गई रिडक्शन। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट। इसकी एक छोटी सी ट्रिक्स होती है, हाइड्रोजन वाला ऑप्शन हो उसे लगा लो आंसर, बट ये भी हाइड्रोजन का है, तो अब तो चेक करने पड़ेंगे, और चेक अपन 4 ऑप्शन करेंगे। देखो मोल निकालने के फॉर्मूले होते हैं, एन बराबर होता है पहले मोल V/22.4, एक तो मोल निकालने का ये फॉर्मूला था। एक होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, एक होता है एन बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये मोल निकालने के फॉर्मूले हैं, ओके। इसको यहाँ रख देते हैं, ओके। उसके बाद में फिर अपने पास में एटम, देखो एक होता है मॉलिक्यूल्स और एक होता है एटम। अगर आपसे एटम पूछे, यहाँ लिखता हूँ मैं, एटम निकालने को पूछे तो पहले मोल निकालोगे, फिर उसको एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, एन एटम आ जाएंगे, इनटू उसकी एटोमिसिटी। और अगर मॉलिक्यूल पूछे तो क्या होगा, एन इंटू एन ए, सिंपल। ये मोल कंसेप्ट में सब कुछ, सारे क्वेश्चन इसी पे इतने से भी आ जाते हैं, ठीक है। और मोल के दूसरी बात, मोल को क्या क्या बोलते हैं, मोल को, इसको एन को बोलते हैं मोल बोलते हैं, इसको ग्राम एटम बोल दे। अगर ग्राम एटम भी बोले ना तो इसका मतलब मोल है। अगर आपको इसको ग्राम मॉलिक्यूल बोले तो इसका मतलब मोल है। अगर ग्राम आयन बोले तो भी इसका मतलब क्या है, मोल है। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं, नाम से कंफ्यूज मत होना। मॉलिक्यूल निकालने के लिए फॉर्मूला, एटम निकालने के लिए फॉर्मूला, और मोल निकालने के लिए ये फॉर्मूला, ओके। पहले वाले में क्या दे रखा है, 5 लीटर STP दे रखी है, STP पर N2 दे रखी, तो 5/22.4, ये तो आ गया मोल, हो गया। इनटू इसका Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, 0.5 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, हाइड्रोजन का 2 इंटू Na। इसका कैसे निकालोगे, 10 ग्राम है तो 10/32 Na। 15 लीटर हाइड्रोजन तो 15/22.4 इंटू Na। देखो Na तो सब में कॉमन है, लिखने का कोई मतलब नहीं है। 5/22 मतलब कि 1/4 होता है, 4 पंजे 20, 1/4 हो गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 0, 1/4 यानी कि 0.25 हो गया। ये कितना होगा, 0.5 का आधा, 0.25। Na का तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, सब में कॉमन है, 0.25। ये दोनों तो बराबर हो गए, ये तो नहीं हो सकता आंसर। 10/32
यानी 1/30, यानी कि 1/3, 1/3 का मतलब क्या हो गया 0.33 यानी। फोर्थ वाले को करोगे तो क्या आएगा 15/22। अगर 15/22 का करोगे आप तो आप क्या कर सकते हो, इसको 15 को लिख दो 3 × 5, और 5/22 को अपन पहले लिख चुके हैं 0.25, 0.25 × 3 तो ये जाएगा 0.75। कितना आएगा 0.75 Na। तो सब बड़ा कौन सबसे ज़्यादा किस में आ गए, फोर्थ ऑप्शन में। आंसर भी फिर से भी हाइड्रोजन ही गया है देखो। बट अगर अकेला हाइड्रोजन होता ना तो मैं सॉल्व भी नहीं करवाता, डायरेक्ट हाइड्रोजन में टिक करके आगे बढ़ जाता। बट आपको बोलूँगा एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर देना। चलो ये 3 क्वेश्चन तो पीछे छूटा, इनसे तो एंट्रोपी वाले क्वेश्चन से नहीं करने आई थिंक, और करने हो तो आप सॉल्व कर देना, ज़्यादा बड़ा काम का नहीं। केएसपी में आपको कल तो एक बहुत अच्छे से फॉर्मूला बताया था, किस सॉल्वेंट में किसकी सॉल्युबिलिटी आप पूछ रहे हो वो डिपेंड करता है, वो फॉर्मूले लिखाए थे। उसके अलावा केएसपी बोल रहे हैं द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AX2 की सॉल्युबिलिटी केएसपी क्या होगा, केएसपी इसका होता है, याद कर लो डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर 2 4S³ ये होता है। और आपको द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ केएसपी दे दिया अपने को डायरेक्ट 3.2 × 10⁻11 4S³ S पूछ रहा अपने से, तो पहले 4 से डिवाइड कर दो, S बराबर कितना हो जाएगा 3.2 × 10⁻11 और अपॉन में 4 होगा, यही S पूछा अपने से। केएसपी अपने को पता 4S³ होता है, केएसपी दे दिया, S पूछ रहा है तो इस सबको इधर उधर कर दिया, पावर 1/3 हो गया। इसको लिख दिया 32 × 10⁻12, 32 × 10⁻10 करना पड़ेगा 4 की पावर 1/3। अब इसको अगर 32/4 करोगे कितना आएगा 8 × 10⁻10, ये 10⁻−11 था, ओ गलत कर दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब -12 हो जाएगा 10⁻−12 का क्यूब, तो 8 का रूट क्यूब क्या होता है 2, और 10⁻−12 का क्या हो जाएगा 10⁻4। कैलकुलेशन भी आसान थी, हमेशा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड आती है बट ये आसान थी। Among the पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक एलिमेंट विच कैन फॉर्म वन, देन देखो अगर आप के की बात करोगे ना तो वो क्लोरीन के साथ में सिर्फ और सिर्फ KCl बनाता है। कैल्शियम की बात करोगे तो CaCl2 बनाता है, सिर्फ और सिर्फ यही प्रोडक्ट बनाता है और कोई नहीं बनाएगा। ऐसा नहीं होगा CaCl3 बना दिया, पॉसिबल ही नहीं है। जबकि आयरन के साथ बात करोगे ना तो FeCl2 भी बनता है और FeCl3 भी बनता है। 2 टाइप के प्रोडक्ट कौन बनाता है, यही बनाता है। जिंक के साथ बात करोगे तो सिर्फ ZnCl2 ही बनता है, क्योंकि वो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इनर्ट वो नहीं है। जबकि आयरन +2 में भी होता है और +3 में भी होता है, तो +2 में होगा तो मतलब अपने को यहाँ पे ऐसा एलिमेंट ढूंढना था जिसकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती हो। पोटेशियम की होती नहीं है, फर्स्ट ए और सेकंड ए की थी, फर्स्ट ए की सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सेकंड ए की सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और जो जिंक एड में मरकरी होती है उनकी भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो आयरन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो अलग अलग प्रोडक्ट बना सकता है। ओके, यहाँ बोल रहा है स्टैंडर्ड EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल इज इतना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। बहुत आसान सी रिएक्शन है, नेक्स्ट इक्वेशन होती है E बराबर E0 - 0.06 अपॉन n लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जब अपने केसी की बात करते हैं तो E को रख देते हैं 0, E0 - 0.06 अपॉन n लॉग ऑफ KC, यही होगा फॉर्मूला। E0 अब इधर इसको लेफ्ट टू राइट कर देते हैं तो E0 बराबर हो जाएगा, E0 की वैल्यू कितनी दी अपने को डायरेक्ट 0.295 बराबर 0.06 अपॉन n की वैल्यू डायरेक्ट 2 दे दी लॉग ऑफ KC। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दो 2 को, चलेगा, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, इसको 0.3 लिख देते हैं ना, 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6 हो जाएगा, होगा बराबर 0.06 लॉग ऑफ KC। अब क्या होगा, इसको इसके डिवाइड में सेंड कर दो तो लॉग KC बराबर क्या आ जाएगा 0.6 अपॉन 0.06, तो ये कितना आ जाएगा 10। और लॉग, अब बताओ लॉग 10 इसकी अगर वैल्यू लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, KC बराबर क्या आ जाएगा 10⁻10। यहाँ जो भी होता है वो 10 की पावर में चला जाता है अगर आप एंटी लॉग लेते हो तो। मैंने एंटी लॉग ले लिया इसका डायरेक्ट, तो एंटी लॉग लोगे तो क्या होगा, जो भी इसकी पावर में होगा, जो भी यहाँ होगा वो उसकी पावर में चला जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
जियोलाइट आते थे आपके सरफेस केमिस्ट्री में, हट चुका है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर्म अ येलो प्रिसिपिटेट। देखो येलो प्रिसिपिटेट कौन फॉर्म करता था, आयोडोफॉर्म टेस्ट याद करो, आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट में साफ बोल भी दिया आयोडीन, आपके पास में CH3CO ये यूनिट होनी चाहिए थी, यहाँ Z होना चाहिए था, और Z के पास लॉन पेयर नहीं होना चाहिए। ये अपन क्वेश्चन करने के लिए यही कंसेप्ट काम में लेते हैं। आज तक मैं 10 क्वेश्चन इस पर करवा चुका, मैंने टोटल काउंट कर रखे हैं। तो आपको चेक करना है किसके पास में ऐसी यूनिट नहीं है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन नहीं देगा, तो CH3, CH2, CHOH और CH3, यहाँ पे ऐसी यूनिट दिख रही है आपको, ये CH3, CH और O यूनिट है, तो ये वाला तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा बिल्कुल। अगले वाले में देखो, ये वाला इसके पास CH3OH है, क्या इसके पास में CH3, CH2 यूनिट है, 2 कार्बन है ही नहीं, ये नहीं देगा। बाकी सबको चेक कर लो, तीनों देंगे, सेकंड वाला नहीं देगा, जो नहीं देगा वही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है NiCO4 का हाइब्रिडेशन, तो आपको याद करने को ही बोला मैंने, क्या होता है sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 और टेट्राहेड्रल इसकी स्पेस शेप होती है। इसके बाद में ये यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो होगा DsP2, क्या होगा DsP2, 4 है ना, 4 में हमेशा DsP2 ही होता है या sp3 होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो DsP2, और यहाँ क्लोरीन वीक फील्ड है तो sp3, वीक वाले में S आगे आता है। ठीक है, ये मतलब तरीका है शॉर्ट, आपको तुरंत कर लेगा। NiCO4 का याद रख लो, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। टेट्राकार्बोनिल निकल मेटलर्जी में आता था पहले, तो अब तो मेटलर्जी बेचारी चली गई। ओके, अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेलेंट की देखिए, 1 वेयर ऑल मेटल्स आयन हैव 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आपको पता करना, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के देखना है। जैसे टाइटेनियम का चेक करते हैं, एक का चेक करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। देखो टाइटेनियम क्या होता है, नॉर्मल टाइटेनियम की बात करो तो क्या होता है 3d2 देखो यही तो आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब आता है। तो ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d2 4s2, यही होगा टाइटेनियम का। अब इसमें से सिर्फ 3d2 बचाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, तो कितना आ जाएगा टाइटेनियम +2, आंसर तो आ गया। वेनेडियम का चेक करोगे, वेनेडियम का होता है 3d3 4s2 होता है। अगर आपको यहाँ पे 2 चाहिए, d2 ही चाहिए, तो यहाँ से d से 1 इलेक्ट्रॉन और s से 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो वेनेडियम +3, तो आंसर आ गया, सिंपल सा, बहुत आसान सा था। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में दिखाएगा, साफ बोल रहा है जिसके पास में भी सिस चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कितने क्वेश्चन तो मैं इस पर करवा ही चुका हूँ आपको। तो ये देखियो 20, मैंने आपको नहीं बोला था 20 ट्रेस सिर्फ और सिर्फ चिलेटिंग लिगेंड्स के लिए काम में आता है। और इथाइलिन डाइएमीन यानी कि EN, ये चिलेटिंग लिगेंड होता ही तो है, थर्ड ऑप्शन जाएगा, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये तो इक्वेशन है, हेंडरसन इक्वेशन है यार, फॉर्मूला है डायरेक्ट, आपको pH का याद रखना होता है। आपको पता है क्या बताएं, मैं आपको क्या ही बताऊँ आपको, हाँ बफर सॉल्यूशन पढ़ लो, या फिर वो इंडिकेटर होते हैं उनको पढ़ लो, उनका pH का फॉर्मूला होता है, pH बराबर होता है pKa या pKb जो भी हो माइनस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ये तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ प्रोड्यूस इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन का मतलब क्या हो गया, बेंजीन और उसके ऊपर में इथाइल ग्रुप C2H5, ऐसा कौन सी रिएक्शन में बनेगा। इसकी अगर आप रिएक्शन करोगे तो इथाइल है ही नहीं, अगर आप इसमें रिएक्शन करोगे तो यहाँ क्या होगा, प्लस लगेगा, बाद में बेंजीन के ऊपर में ऐसे लग जाएगा CH CH3 CH3 और ये बेंजीन, ये तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ाई थी, याद करो। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में बोला था कि कोई भी एल्कीन दी होगी, एल्कीन का आप बना देना कार्बोकटायन। मैंने फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ाई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ RX वाला रिएक्शन नहीं दिखाई थी, मैंने बहुत सारी रिएक्शन दिखाई थी उसमें, आपको याद हो, दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी। फ्रीडेल क्राफ्ट का वीडियो जाकर के देख लेना आप, बहुत सारी रिएक्शन उसमें बताई थी। अब एक उसमें एक ये भी था कि अगर आपको एल्कीन दिया हो और तो क्या करो, उसका कार्बोकटायन बनाओ, और कार्बोकटायन बनाने के बाद में उसको उस बेंजीन के ऊपर में चिपका दो। इसी कंसेप्ट पे 2016 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, कंसेप्ट सेम था।
तो यहाँ पे आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे और फिर इसको बेंजीन के ऊपर में चिपका देंगे, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये पहले बना CS2 और ये कार्बोकेटाइन, और उसके बाद में इसको बेंजीन के ऊपर चिपका दिए थे, तो ये बन जाएगा आंसर आपका। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा आपने को, ये है हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। आपको क्या करना है, एक एटम को हटाना है और क्लोरीन लगाना है, ठीक है। तो कहाँ का क्लोरीन लगा सकते हैं आप, चलो देखते हैं इसको मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे। देखो मतलब यहाँ पे आपको दिखाना है कि कितने टाइप के हाइड्रोजन पॉसिबल हैं। यहाँ क्लोरीन लगाओ या यहाँ क्लोरीन लगाओ, एक ही क्लोरीन लगाना है एक बार में, वहाँ लगा दिया या फिर इधर लगा दिया लेफ्ट साइड में, एक ही बात हुई। तो एक तो ये पोजीशन पॉसिबल है, लिख दूँ मैं इसको, एक लिख दिया। अब देखो पहले यहाँ लगाऊँ, यहाँ पहले अब मान लो एक तो ये वाली हो ही गई थी, ठीक है। यहाँ क्लोरीन लगाऊँ, भले यहाँ क्लोरीन लगाऊँ, भले यहाँ क्लोरीन लगाऊँ, भले यहाँ क्लोरीन लगाऊँ, 4 नहीं लगा रहा मैं, एक टाइम पे एक ही लगाऊंगा। देखो पहले मान लो ये कॉर्नर वाला लगा दिया, मान लीजिए इस क्लोरीन कॉर्नर पे ना लगा के इस कॉर्नर पे लगा दिया होता, इस कॉर्नर पे ना लगा करके इस पे लगा दिया होता, इस पे ना लगा करके इस पे लगा लिया होता, तो क्या इस चारों मॉलिक्यूल जो क्लोरीन लगाए थे सेम थे कि नहीं सेम थे, मतलब कि पोजीशन सेम थी तो सेम बनेंगे। एक यहाँ पे बन गया, यहाँ लगा के देख लो, भले यहाँ लगा के देख लो, भले यहाँ लगा के देख लो, भले यहाँ लगा के देख लो, इस कंडीशन सेम होगी। तो ये 3 हो गए। उसके बाद में यहाँ तो क्लोरीन लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ एक डबल बॉन्ड होगा, एक ये है, एक ये है, एक 4 बॉन्ड पहले से बन रखे हैं, हाइड्रोजन है नहीं तो किसको रिप्लेस करोगे, तो एक इस हाइड्रोजन को हटा करके आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे 4 पोजीशन ऐसी हैं जहाँ आप हटा करके लगा सकते हो क्लोरीन, तो एक क्लोरीन लगाने से इसके 4 आइसोमर बन जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, एस ब्लॉक का हटा दिया है। उसके बाद क्वेश्चन है वर्क डन पूछ रहा है आपसे, 4 डेसीमीटर क्यूब से 6 डेसीमीटर क्यूब तक गया है, तो वर्क डन आपको पता है P डेल्टा V होता है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। प्रेशर आपको दे दिया है 3 atm, ओके, और वॉल्यूम भी दे दिया है आपको, तो कितना दिया है पहली बात तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन की बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंशन हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल 6 - 4, ओके, कितना आ गया, 2 बचे गए हैं, 3 दूनी 6, 6 लीटर ATM आया ये। आपको पता है लीटर ATM को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना होता है तो 101 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 101.3, तो कितना आ जाएगा 606 हाँ इतना ही कुछ आएगा 6, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 608 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो रहा है एक्सपेंशन, तो देखो फिजिक्स में एक्सपेंशन होता है ना, तो पी ऐसा मैंने आपको बताया था फिजिक्स जब पढ़ाई थी थर्मोडायनेमिक्स, पी अगर फिजिक्स में फैलता है तो पॉजिटिव लेते हैं, तो केमिस्ट्री में फैलेगा तो क्या लोगे, नेगेटिव लेंगे। ओके, हालांकि ऑप्शन 608 वाला एक ही है, बट फिर भी मैंने आपको साइन कन्वेंशन बता दिया। यहाँ फैल रहा मतलब 4 से 6 हो रहा है वॉल्यूम। ओके, अगला क्वेश्चन है इन BrF3, देखो अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। ClF3 की स्ट्रक्चर की बात करें अगर आपको, ये बोलता है NCERT में, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको ClF3 की ज्योमेट्री रटने को भी बोला था कि रट लो भाई, ये वाली ज्योमेट्री पहली वाली करेक्ट होती है, ये दोनों इनकरेक्ट होती है, NCERT ऐसा बोलती है। ओके, ClF3 में 2 लॉन पेयर होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, टी शेप का होता है, टी मतलब टी शेप, V शेप, एंगुलर, लीनियर, ये सब स्क्वायर प्लेनर, इनको बोलते हैं प्लेनर। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसके पास 2 लॉन पेयर है और टी शेप की बनती है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों सेम होते हैं, और ये बॉन्ड ग्रीन वाला छोटा होता है, तो क्या होगा, 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होगी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, याद रखो, मैंने जो आपको रटाया वो तो सही से रटो। ClF3 की स्ट्रक्चर याद रखोगे कि भैया 2 लॉन पेयर है, ये 2018 का क्वेश्चन है। ClF3 में कितने लॉन पेयर है, इसमें बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है, ऊपर वाली फ्लोरीन। वैसे आप बोलोगे भैया बॉन्ड लेंथ कैसे अलग होगी, याद करवाता हूँ आपको। PCl5 की स्ट्रक्चर याद आ रही है आपको, क्लोरीन यहाँ था, क्लोरीन यहाँ था, क्लोरीन यहाँ था, याद आई कि नहीं आई PCl5। उसके बाद में क्या किया आपने,
एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड Cl Cl, बस वही है। इस क्लोरीन को हटा के यहाँ लॉन पेयर लगा दिया, इस क्लोरीन को हटा के यहाँ लॉन पेयर लगा दिया, ये बन गया ClF3। आया समझ में? तो ये टी शेप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पॉसिबल बन सकता है, एक तो मैंने स्ट्रक्चर आपको रटा दी। दूसरी बात, इस एनसीईआरटी को पढ़ो, बोलता है लेस लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अगर यहाँ पे अगर बोल रहा है ये पॉसिबल क्यों नहीं है, तो देखो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लॉन पेयर में, फिर होता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर आएगा बॉन्ड पेयर में रिपल्सन। ये एक फिक्स ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर भी 2016 में पूछा हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या होगा, बोलता है द लॉन पेयर ए वाले में क्या हो रहा है, आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो देखो एक्सियल और इक्वेटोरियल होता था, तो आपने कहाँ लगा रहा, PCl5 के हिसाब से देख लो, तो लॉन पेयर कहाँ पे होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने पड़ेंगे। ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ClF3 में लॉन पेयर कहाँ होंगे, इक्वेटोरियल पे। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इक्वेटोरियल पे होता है तब उसका लॉन पेयर में रिपल्सन तो ज़्यादा आप बोलोगे भैया लॉन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा लगता है, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे करोगे, अगर उनको आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दो। सुनना वापस बात, ClF3 टी शेप होता है, ClF3 के पास में 2 लॉन पेयर होते हैं, ClF3 में 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ होती है, ओके। उसके बाद बोला ClF3 के जो 2 लॉन पेयर होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। क्यों होते हैं, कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से रिपल्सन हो सके। लॉन पेयर और लॉन पेयर वाला रिपल्सन तो होकर ही रहेगा, लेकिन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से जो रिपल्सन होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए इक्वेटोरियल कंडीशन अपन सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर बन जाती है टी शेप की। याद रहेगा, डिट्टो क्वेश्चन ऐसे कैसे, ओके। बट यहाँ पर जब आप देखो, जैसा ClF3 है, अगर मैं बात करूँ ClF3 और BrF3 में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। दोनों के दोनों मॉलिक्यूल AB3, एक सेंट्रल एटम, 3 साइड एटम और 2 लॉन पेयर, दोनों के दोनों ये है। लेकिन इसकी होती है टी शेप ClF3 की, लेकिन इसकी होगी टी शेप तो होगी, लेकिन हल्का सा टी, देखो टी ऐसा होता है और ये क्या हो गया, ऐसे हो गया टी, तो इसको बोलते हैं बेंट टी शेप। क्या बोला मैंने, बेंट टी शेप। ClF3 कैसा होगा, टी शेप। BrF3 कैसा होगा, बेंट टी शेप। ClF3 कैसा होगा, टी शेप होगा। BrF3 कैसा होगा, बेंट टी शेप। क्यों होता है, उसको एनसीईआरटी पूरा एक्सप्लेन करती है क्वेश्चन बना करके, ठीक है। तो ये बोलता है BrF3 मॉलिक्यूल्स द लॉन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका रीजन तो यही आ गया, देखो डिट्टो यही क्वेश्चन यहीं से पूछा है, ठीक है भाई। इक्वेटोरियल पे लॉन पेयर आप क्यों भेज रहे हो, ज्योमेट्री तो चलो इसमें लॉन पेयर ज़्यादा रिपेल कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा सा मुड़ गया। दोनों टी शेप के ही हैं, ऑलमोस्ट टी शेप है, इसका होता है बेंट टी शेप, मतलब टी शेप है बट टी मुड़ा हुआ है ऊपर से, ओके। तो दोनों में जो लॉन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। उसका रीज़न होता है कि लॉन पेयर और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है उसको मिनिमाइज करने के लिए। आंसर गया सेकंड ऑप्शन। यहाँ एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा था और इसने यहाँ पर भी लिखा, देखो द सेंट्रल एटम ऑफ ब्रोमीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 उसमें से फ्लोरीन खा जाएगा, तो 2 लॉन पेयर बन जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन के, ओके ठीक है। बोला 3 तो फ्लोरीन आ गए, 3 फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन खा गए, तो पीछे कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। देयर आर 3 बॉन्ड पेयर, तो इसलिए 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लॉन पेयर हो गए, ये बात अपन भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी दीज विल ऑक्यूपाई कंसर्न। VSPR थ्योरी क्या है, यही 11th में जो आपको पढ़ा रखी है ऊपर। दीज विल ऑक्यूपाई कॉर्नर्स ट्राइगोनल बायोपिरामिड, मतलब PCl5 वाला जो होता है ना, वैसी ही स्ट्रक्चर बनेगी। आप 2 क्लोरीन के बॉन्ड हटा दो वहाँ पे और लॉन पेयर को सेट दो वहाँ पे। बोलता 2 लॉन पेयर विल ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ पे भी तो यही पढ़े हैं, इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाएंगे ये लोग, क्यों जाएंगे, टू मिनिमाइज लॉन पेयर एंड लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ओके। और इसका स्लाइटली बेंट टी, अगर आपको आंसर जाए ClF3 कैसा होगा, टी शेप, BrF3 कैसा होगा, स्लाइटली बेंट टी शेप। तो ये जो लाइन है ना सेकंड ऑप्शन, ये क्या यहाँ से नहीं उठाई है क्या, बिल्कुल ओके कर दिया मैंने एक्सप्लेन। चलिए आज ये पेपर ख़त्म हुआ, मिलते हैं आपको यहाँ, मैंने ये ख़त्म हो गया, ओके मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।